नमस्कार, निजी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, महिलाएं अब माइक भी संभालेगी और सत्ता भी। कांग्रेस ने आज से की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत। प्रियंका ने कहा, अब महिलाएं माइक और सत्ता संभालेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर को दी बड़ी राहत। 271 करोड़ रुपए के राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। और गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने खेली कबड्डी। बैरिकेड पर लिखकर बताया, मोदी सरकार की वजह से रास्ता है बंद, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने किया 3 और लोगों को गिरफ्तार। सफेद स्कॉर्पियो में सवार थे तीनों आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 बड़े नेता इमरान मसूद और मुजफ्फर अली नकवी का समाजवादी पार्टी के लिए प्रेम फिर से सामने आया है। आज प्रेस वार्ता के दौरान इमरान मसूद और मुजफ्फर अली नकवी ने एक बार फिर से कहा है कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को गठबंधन करना जरूरी है। इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो साथ आकर इस बार का यूपी चुनाव लड़े। शुरू की गई है, 3 यात्राएं हो रही हैं। एक बाराबंकी में प्रियंका गांधी जी ने आज झंडा रोहण किया, दूसरी बनारस में हो रही है, तीसरी यहाँ पे हो रही है। इसका मकसद ये है कि जनता को जागरूक करना और जो प्रतिज्ञा हमने करी है उनको इम्प्लीमेंट करना हमारा मेन मकसद है चुनाव को देखते हुए। तो इसमें जो प्रतिज्ञा 7 हमने एक्सेप्ट करी थी। प्रतिज्ञा वार्ता से क्या परिवर्तन आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से कुशासन की समाप्ति हो और एक सुशासन की स्थापना हो। और कांग्रेस हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का या किसी और वर्ग का बात अकेले नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है और केवल भारतीयता के लिए लड़ने का काम करती है। कांग्रेस किसी जाति धर्म विशेष की ना पार्टी है, ना जाति धर्म विशेष के नाम के ऊपर हम राजनीति करते हैं। और इसीलिए प्रियंका जी ने जब प्रतिज्ञा की बात आई तो प्रतिज्ञा के अंदर नौजवान की बात है, किसान की बात है, मजदूर की बात है, गरीब की बात है, प्रदेश के विकास की बात है। और यही कांग्रेस है कि देश के अंदर रहने वाले तमाम नागरिक, चाहे वो किसी मत के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उनके समान अधिकार हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देख करके अधिकार देश के अंदर देश के रहने वाले लोगों को दिए थे, उनकी रक्षा करना कांग्रेस अपना नैतिक दायित्व समझती है। और इसीलिए हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक अपनी नेता प्रियंका जी के निर्देश पर निकले हैं कि हम, चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने की पूरे देश में स्थिति केवल कांग्रेस की है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के इन नीतियों का विरोध करने का, दम रखने का काम करती है। चुनाव जब नजदीक होता है तो वादे हर बार किए जाते हैं इस तरह के। इस बार भी 7 प्रतिज्ञाएं की गई हैं, तो क्या लगता है कि एक झूठा वादा बताइए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हो कि एक झूठा वादा उन्होंने किया है। ये इस यात्रा को प्रतिज्ञा का नाम क्यों दिया गया है? प्रतिज्ञा इसलिए दिया गया है कि हमने प्रण किया है कि हम इस कुशासन की समाप्ति करेंगे। 25 अक्टूबर को इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? कैसी आप बात करते हो? आपको यही चर्चाएं आप ही चलाने वाले हो, आप ही बताने वाले हो। एक महीने से मेरा लगातार ये आप, मैंने कल भी, अभी 3 दिन पहले एआईसीसी में बैठा था, मैंने कहा भाई मैं बैठा एआईसीसी में हूँ और आप समाजवादी की बात कर रहे हो। देखिए, मैंने आज भी उस बात पे कायम हूँ, कल भी उस बात पे कायम रहूँगा
कि प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए जिस प्रकार का उन्होंने पूरे देश के अंदर माहौल बनाया है, सब लोगों को साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं इसके ऊपर कायम हूँ और सब लोगों को साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी उनको हरा पाना आसानी के साथ संभव होगा। आपका मतलब है कि कांग्रेस को सत्ता से गठबंधन करना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय निश्चित रूप से करना चाहिए। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को गठबंधन सपा के साथ करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपांशु, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर के जो कि इमरान मसूद साफ तौर पर कह रहे हैं और उनका स्नेह भी दिख रहा है सपा के प्रति? साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सपा के साथ गठबंधन करने में ही फायदा है। जी, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि बीच में चर्चाएं आ रही थी कि सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज उनका बयान में था कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए अगर जो 2022 के चुनाव में उसको जीतना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना मुकाबला मान रहे हैं कि उनका कहना यह था कि गठबंधन आवश्यक है। दीपांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तो क्या इस बार कांग्रेस फिर से सपा के साथ गठबंधन कर सकती है? जी, इसमें इमरान मसूद का कहना है कि गठबंधन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना आज ही इसी पदयात्रा के दौरान कहना था कि गठबंधन कांग्रेस किसी के साथ नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांशु, क्योंकि साफ तौर पर इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को यहां पर यूपी में हराना है 2022 विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए और फिर से उनका स्नेह समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा है। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर दी है। बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले प्रियंका गांधी लखनऊ से बाराबंकी के रास्ते में तमर सेवपुर गांव में खेतों में काम कर रही महिलाओं के साथ मिली थी। वहीं प्रियंका खेत में ही महिलाओं के बीच बैठ गई। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनके कैमरामैन का माइक ले लिया। इस पर प्रियंका ने कहा, अब महिलाएं माइक भी संभालेगी और सत्ता भी संभालेगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 46.33 करोड़ की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। सुल्तानपुर के अलावा योगी आज अंबेडकर नगर और वाराणसी के दौरे पर भी हैं। चुनावी दृष्टिकोण से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आज तक इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में सीएम योगी का यह दौरा और यहां होने वाली जनसभा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक कार्य योजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम सुल्तानपुर के बारे में भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो अपना प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव पर भी सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य करते हुए आगे विचार करेगी। भाइयों बहनों, नौजवानों के हितों के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश की जिन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर पैदा किया गया, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा उसके कारण प्राप्त हुई। और यही नहीं, स्थानीय स्तर पर परंपरागत उत्पाद और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बैंकों से जोड़ करके लोन मेला के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए 60 लाख से अधिक ऐसे उद्यमियों और व्यापारियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया। तो आज आप अभी सुन रहे थे सुल्तानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने आज से सुल्तानपुर के लोगों को 271 करोड़ की लागत की सौगात दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, सुल्तानपुर दौरे पर थे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद वो वाराणसी का दौरा भी करेंगे और अंबेडकर नगर भी, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेके?
तो सीएम योगी ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है सुल्तानपुर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 46.33 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया है। और उधर राकेश टिकैत कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। गाजियाबाद में अपनी मांगों के साथ आंदोलन में मनोरंजन के भी किसानों ने पूरे इंतजाम किए हैं। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का कबड्डी का मैच खेला गया है, जिसमें विभाग के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया और खेल के दांव पेच चलते हुए इस दौरान उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के रास्ता खोलने को लेकर एक बैरिकेड पर मोदी सरकार को लेकर लिखा कि मोदी सरकार की वजह से रास्ता बंद है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। उधर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में एसआईटी में अपनी जांच तेज कर दी है। तिकुनिया कांड में एसआईटी की टीम ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए यह लोग सफेद स्कॉर्पियो में सवार थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह, रिंकू राणा बताया जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच को और तेज कर दिया है। इस पूरे मामले में एसआईटी ने 3 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह व रिंकू राणा बताया जा रहा है। ये तीनों आरोपी एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे जिस वक्त वो पूरी घटना हुई थी। ये पूरा मामला 3 अक्टूबर का है, जब लखीमपुर के तिकुनिया में ये वारदात हुई थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखीमपुर से। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर, जो पुलिस ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह व रिंकू राणा बताया जा रहा है, जिनका नाम? हिमांशु, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जो एसआईटी ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें त्रिवेंद्र, धर्मेंद्र सिंह व रिंकू राणा है? एसआईटी टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर आज कोर्ट में पेश करेगी। जी, तो एसआईटी ने 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा बताया जा रहा है। एसआईटी इस खबर को लेकर के बहुत तेजी से आगे जांच बढ़ा रही है और 3 और अन्य लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। उधर इटावा में सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी सीएमओ ने जनपद में जगन चेकिंग का अभियान चलाया है। सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी सीएमओ ने शहर के कई एक्सरे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि शहर के नौरंगाबाद स्थित पुराना एक्सरे मशीन की सीज किया गया है। इसके साथ ही शहर के बंसल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी जांच पड़ताल की गई। वहीं एक अन्य सेंटर पर भी जांच पड़ताल की गई है। चिकित्सा अधिकारियों के इस कार्रवाई से शहर के सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। तो शहर में डिप्टी सीएमओ व सीएमओ व एसडीएम ने जिस समय चेकिंग अभियान चलाया, उसके बाद जो डीटी संचालक हैं उनमें हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शहर के नौरंगाबाद स्थित पुराना एक्सरे मशीन को सीज भी किया गया है। इसके साथ ही शहर के बंसल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी जांच पड़ताल की गई। वहीं एक अन्य सेंटर पर भी प्रपत्र जांच की गई है। चिकित्सा अधिकारियों के इस कार्रवाई से शहर के कई सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई ऐसे सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, जिसके बाद आज उन पर छापेमारी की गई, जिसके चलते कई एक सेंटर को सीज भी किया गया है। तो सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी सीएमओ ने शहर के कई एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है, जिसमें बताया जा रहा है कि शहर के नौरंगाबाद स्थित पुराना एक्सरे मशीन को सीज भी किया गया है। उधर थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सोतियान इलाके में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने महिला के कान में कुंडल छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला सड़क से जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश महिला के कान से कुंडल छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। तो सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग
बाइक पर सवार होकर आते हैं और राहगीर महिला से उसके कान से कुंडल छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच भी कर रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर सवार होकर दो युवक आते हैं और एक महिला के कान से कुंडल निकाल करके वहां से फरार हो जाते हैं। उधर मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में 16 साल की किशोरी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर की रहने वाली युवती रुचि ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। मृतक युवती के परिजनों ने बगैर पुलिस को जानकारी दिए सबको नदी में बहा दिया। किसी ने किशोरी की हत्या किए जाने की सूचना दिल्ली में रह रही रुचि की मां नन्ही देवी को दी, जिस पर नन्ही देवी ने दिल्ली से ही पुत्री की हत्या करने की सूचना 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकालने में जुटी हुई है। जैसे आपने जो सब निकाला है, किस तरीके से निकाला है, कितनी देर बाद सब बाहर को निकाला गया? सबको काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में हमारे शरीर से टच हुआ है। उसके बाद 2 बोरियों में ईंटें भरे हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और फिर बाद में जाके उसको बाहर निकाल पाए। सबको कितनी देर तक खोजा गया उस तब बाहर निकाला जा सका? करीब 4 घंटे खोजने के बाद में इसका पता लगा। कितने लोग थे आप लोग? हम 5 लोग थे। 5 लोगों ने खोजना शुरू किया। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है? पंचाल घाट फरुखाबाद, जिला फरुखाबाद से आया हूँ। पंचाल घाट नदी गंगा किनारे रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अक्षय बाबू। आपकी टीम की तरफ से कितने लोग थे, क्या क्या नाम थे आप? 5 लोग थे, जिनमें अल्लादीन, सरफुद्दीन, जुल्फ़कार, खालिद और अक्षय बाबू। सारे लोग फरुखाबाद के ही रहने वाले हैं? एक हम है, वो यहीं के थे। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर से आए दिन सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों के डग्गामार वाहनों पर लटक रहते हैं। जनपद में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसके चलते स्कूली बच्चे मौत का सफर करने को मजबूर है। छात्र आए दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इन स्कूली बच्चों के साथ कोई सड़क हादसा हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। जो प्राइवेट बसें हैं उन पर किस तरह से बच्चे, प्राइवेट यातायात है उस पर किस तरह से बच्चे लटक कर स्कूल जाने को विवश हैं। लेकिन यहाँ पर न तो यातायात इस ओर कुछ कर रहा है और न ही यहाँ का पुलिस प्रशासन इस ओर पे ध्यान दे रहा है। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे वाहन पर लटक कर जाने को मजबूर हैं। और मथुरा के वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर में विदेशी भक्तों ने मथुरा जिलाधिकारी को अपना एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर एक कार्रवाई की मांग की है। इन विदेशी भक्तों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया है। बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा के साथ न्याय भी दिलाने की गुहार लगाई गई है। इसी का विरोध करते हुए विदेशियों ने पीएम कार्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पूरी घटना पर दुख भी व्यक्त किया। हरे कृष्ण, क्या नाम है? विमल कृष्ण दास। किस संबंध में आज डीएम का निवास पर आए हैं? देखिए, दुर्भाग्य से गत दिनों में बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हुआ है हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू भक्तों के ऊपर, यहाँ तक कि कुछ हिंदू भक्तों की हत्या भी की गई। तो उसी उपलक्ष्य में, उस विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि भारतीय सरकार से, कि बांग्लादेश सरकार से ये आश्वासन दिलाए कि भविष्य में ऐसा ना हो, हिंदू समाज को सुरक्षा प्रदान करें और जो अपराधी हैं उनको दंड मिले। ये हमारी मांग है, न्याय और सुरक्षा की मांग है। इस्कॉन के डिवोटीज आज यहाँ पर वृंदावन से आए हैं और उन्होंने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करने के लिए दिया है। वो बांग्लादेश में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के संबंध में है और अपना सपोर्ट प्रदर्शित करते हुए इस्कॉन के सभी डिवोटीज ने ये ज्ञापन दिया है और जस्टिस और जो सुरक्षा है उसकी मांग को रखते हुए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर के लिए ज्ञापन प्रेषित किया गया है। तो आप सभी लोगों से ये ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा और जो भी, ताकि आपकी बातें हैं वो वहाँ पर सक्षम स्तर तक रखी जा सके।
उधर शाहजहांपुर के सिंधोली थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराने के बाद सड़क के किनारे खेत में बच्चों से गई। इस सड़क हादसे में लगभग आधा दर्जन स्कूल के बच्चे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को वैन से बाहर भी निकाला गया है। घटना में घायल बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने हादसे के लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार बताया और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये स्कूली बच्चों से भरी बस अचानक एक पेड़ से टकराने के बाद पलट जाती है, जिसके चलते करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो जाते हैं। क्या पूरा हादसा हुआ, क्या हुआ, घटना कैसे हुई? हादसा ये हुआ, हम स्कूल वालों को 4-5 बार कह चुके हैं। ये इस गाड़ी 2-3 बार रास्ता हो चुका है। एक बार कोरोकुया नहर में जाते हुई बची और वहाँ भी गाड़ी मतलब पलट गई थी और आज फिर हादसा हो गया। यहाँ भी गाड़ी पलट गई, बच्चे सब बच गए हैं। तो कितनी बड़ी लापरवाही है ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्कूल वालों की। गाड़ी के कोई मानिक है नहीं, पास गाड़ी पास है नहीं, लगाते टैक्सी परमिट में गाड़ी नहीं है और बच्चे बाल बचे हैं। बच्चों की जान मान का खतरा था, बहुत गंभीर चोटें आई हैं गाड़ी पलटने से। और स्कूल वालों से 4-5 बार कह चुके कि बड़ी गाड़ी भेजिएगा फिंगर टाइप की, कोई सुनते ही नहीं, बिल्कुल गाड़ी ही नहीं भेजते हैं। फोन कर चुके कोई और अभी फोन किया, फोन भी नहीं उठा रहे स्कूल वाले और अपनी फीस के लिए बार-बार फोन करेंगे, फीस नहीं जमा कर रहे सर, फीस नहीं जमा कर रहे और गाड़ी कोई व्यवस्था ही नहीं। कितने बच्चों की चोट आई है? करीब 5-6 बच्चों की चोट आई है काफी और बाकी हल्की फुल्की आई है। और ये पेड़ में गाड़ी लग के गई, बच्चे साफ बच गए। और आज से कांग्रेस प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसकी शुरुआत बाराबंकी से प्रियंका गांधी ने खुद हरी झंडी दिखाकर की है। और इस बार कांग्रेस दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और क्या कुछ पूरे दिन का रहा मामला, उसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। जनता के कण कण में वो रास्ता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। ना जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी, मैं चुप नहीं होंगी। सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो, ये हमारी सोच नहीं है। 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। चुनावी रैलियों से लेकर लुभावने वादे तक सब कुछ पार्टियां जोर शोर से कर रही है। यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और पार्टी जमकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ आज सहारनपुर के बेहट जनपद, जो कि विधानसभा नंबर 1 पड़ता है, वहां से शुरुआत होने का काम होगा, जहां कांग्रेस जन प्रतिज्ञा करते हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने करने का काम किया, जो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को बढ़ाने का काम किया और भाजपा ने 7 साल में इस देश को खत्म करने का काम कर दिया। हम प्रतिज्ञा में भी कहना चाहते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और लड़कियों को उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए जब वो 12वीं पास करके निकलेंगी, संसाधनों की कमी ना लगे, सबको स्कूटी देने का काम करेंगे और एक मोबाइल फोन की सुरक्षा के लिए देने का काम करेंगे। और इस प्रतिज्ञा यात्रा में हम लोग जन जन तक जाने का काम करेंगे, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से लोगों में पहुंचने का काम करेंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे। जैसे 70 साल कांग्रेस के राज में आम आदमी सुरक्षित रहा है, ऐसे ही आने वाले 5 साल में सुरक्षित रहने का काम करेगा। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल, स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना बनाई गई है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली की तैयारी की गई है, जिसके चलते 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है।
जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि प्रतिज्ञा यात्रा का पहला रूट वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली में समाप्त होगा, जिसमें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी जिले शामिल होंगे। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा रूट बाराबंकी से शुरू होकर झांसी में समाप्त होगा, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिले शामिल होंगे। वहीं प्रतिज्ञा यात्रा का तीसरा रूट सहारनपुर से शुरू होकर मथुरा में समाप्त होगा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, आगरा जिले शामिल होंगे। साल 1996 से लेकर 2017 तक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों में भले ही कमी आई है, लेकिन 2017 में मोदी लहर के बावजूद भी सहारनपुर की बेहद सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। साल 1996 में कांग्रेस को महज 25 सीटें मिली थी, जबकि साल 2007 में 22, 2012 में 28 और 2017 में 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। बन गई है नकलची बंदर। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने जिस तरीके से प्रगतिशील यात्रा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से आज निकालना आरंभ करी है, उससे लगता है कि छोटे दलों से प्रेरणा लेके आज ये यात्रा शुरुआत कर रही है। जिस आज धरातल पे कांग्रेस खड़ी हो गई है 1996 से लेकर 2017 तक, ये दिखाई देता है कि कांग्रेस ने देश के प्रति कितना काम किया। और आज कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में जो यात्रा निकाल रही है, जनता को सोचना पड़ेगा प्रदेश की कि ये मन लुभावन जो ये चीज़ें आपको दे रहे हैं वो चाहिए, या प्रदेश के अंदर विकास, सुरक्षा और सड़क परिवहन और भिन्न भिन्न सुविधाएं वो चाहिए, वो प्रदेश की जनता को सोचना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस अपने राजनीतिक स्तर को सुधार पाएगी, क्योंकि करीब पिछले 3 दशकों से कांग्रेस की सीटों का ग्राफ गिरता जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में साल 2022 में सत्ता में काबिज हो पाएगी या फिर तैयारियों के सहारे ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटीन डेस्क, शामली। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज एटीन के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।